जय हिंद दोस्तों, आइए आप सबका स्वागत है एसएससी प्रेप कॉर्नर में। आज हम करेंगे दिल्ली पुलिस का लेक्चर नंबर 7। तो आपने अभी तक आई होप लेक्चर नंबर 1 से लेकर 6 तक देख लिए होंगे। ठीक है, तो आज हम 25 क्वेश्चंस करेंगे जीके के मिक्स। तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया एसएससी प्रेप कॉर्नर को वो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। ओके, तो चलिए देखते हैं अभी तक की समरी क्या क्या हमने किया है। तो लेक्चर 1 कंप्लीट है, 2 भी कंप्लीट है, 3 भी, 4 भी, 5 भी एंड 6 भी, और 7 आज हो जाएगा। ओके, और कल हम 8 और 9 लेक्चर करेंगे। ठीक है, कल 2 वीडियोज आएंगे आपके पास, लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 9। ओके, फिर परसों भी 2 आएंगे। ओके, मतलब ऐसे अब 2 वीडियोज आते चलेंगे आपके पास कल से। तो चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25 पीछे वाली वीडियो में गलती से मुझसे स्किप हो गए थे। ओके, तो आज हम सबसे पहले इन्हीं को पूरा करेंगे, फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 से शुरू करते हैं जो लेक्चर नंबर 6 की क्लास का है। ओके, तो देखिए क्या बोला गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से मतलब स्टेटमेंट है वो बताना है आपने, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है। द ओजोन लेयर इज फाउंड इन द ट्रोपोस्फेयर, स्टेटमेंट नंबर 1 ये है। और स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है, ठीक है, ऑल वेदर फिनोमिना लाइक रेन, फॉग, स्टॉर्म्स अकर इन द स्ट्रेटोस्फेयर। तो देखिए जो ओजोन लेयर है वो आपकी ट्रोपोस्फेयर में नहीं, स्ट्रेटोस्फेयर में फाउंड होती है। ओके, स्ट्रेटोस्फेयर। और जो आपके ऑल वेदर फिनोमिना है लाइक रेन, फॉग, स्टॉर्म्स, वो कहां पे होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में फाउंड होते हैं। ओके, तो करेक्ट बताना है। आई होप आपने एटमॉस्फेयर के ऊपर टॉपिक पढ़ा होगा ये वाला। अगर नहीं पढ़ा है तो ठीक है, मैं आई बटन में अपनी वर्ल्ड जियोग्राफी वाली क्लास का 1 शॉट डाल दूंगा, उसे जरूर से चेक करें, उसमें मैंने टॉपिक करवाया हुआ है। ओके, तो इसका करेक्ट बताने तो नाइदर 1 नॉर 2। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आ जाएगा, कोई भी करेक्ट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स। The right to property was removed from the list of fundamental rights by the 42nd Amendment Act. Okay, correct बताना है आपको once again. It is now a legal right under Article 300A. अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, फर्स्ट भी गलत है। ठीक है, फर्स्ट सही कहाँ तक है, बिल्कुल यहाँ तक है, फंडामेंटल राइट्स तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, बट 42nd अमेंडमेंट से इसको रिमूव नहीं किया गया है। ओके, तो 44th अमेंडमेंट से किया गया है। कई बार कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर 42nd लिख देता है और आप भी जल्दी जल्दी में ठीक है सही है भाई ये भी। ओके, बट 44th अमेंडमेंट से किया गया। और 44th अमेंडमेंट कब हुई थी, 1978 में। अब याद कैसे रखना, देखो 4 + 4 8 होता है ना, तो लास्ट में भी 8 है। ओके, और 42nd कब हुई थी, 1976 में। अब देखिए 4 + 2 कितना होता है, 6, तो लास्ट में भी 6। ओके, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, बी, ऑप्शन बी, ओनली 2। ठीक है, तो चलिए आज हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है वो बताना है हमें, करेक्ट पूछा है ना। तो देखिए स्टेटमेंट नंबर 1 है, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, और दूसरी स्टेटमेंट क्या है, द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा कैन नॉट वोट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, प्रेसिडेंट को किस तरह से इलेक्ट करते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ना दोनों हाउसेस के, चाहे वो राज्यसभा के हो, लोकसभा के हो, पार्लियामेंट में। ठीक है, और इलेक्टेड एमएलएज और इलेक्टेड एमएलएज जो होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में स्टेट्स की में, वही करते हैं, मतलब ओनली इलेक्टेड, नॉमिनेटेड नहीं। ओके, तो जो दूसरी स्टेटमेंट है सबसे पहले वो देखिए, द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कैन नॉट वोट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही बात है, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, करेक्ट बताना है आपको। नॉमिनेटेड चाहे लोकसभा के हों, राज्यसभा के हों, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के हो, नहीं कर सकते हैं वोट वो इलेक्शन में। ओके, और इम्पीचमेंट में वहां पे कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन सबसे पहले कौन से आर्टिकल में आते हैं, आर्टिकल नंबर 54 में प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के बारे में बताया गया है। अब देखिए, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स। अब मेंबर्स में कौन कौन होगा, नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होंगे, इलेक्टेड भी होंगे, तो हमें यहाँ पे बताया नहीं गया है। इधर ऐसा होना चाहिए था, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ, ठीक है, ओनली इलेक्टेड होता, तब ये स्टेटमेंट नंबर 1 सही हो जाती। बट स्टेटमेंट नंबर 1 में सभी मेंबर्स की बात करी गई, तो स्टेटमेंट नंबर 1 गलत हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग।
दे वर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है, एंड दे आर जस्टिसिएबल इन नेचर, एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स। तो करेक्ट बताना है। देखिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ही हुई थी ऐड, 1976 में हुई थी 42nd अमेंडमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ओके, बट दे आर जस्टिसिएबल इन नेचर मतलब एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ओके। तो ओनली वन मतलब कोर्ट के ऊपर बाउंडिंग नहीं है कि इनको आपको एनफोर्स करवाना ही है उसने, ओके। फंडामेंटल राइट्स की तरह नहीं है ये, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अभी। विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, अब देखिए स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड तो बोलना नहीं चाहिए इनको वैसे, ठीक है, डलहौजी इनने इंट्रोड्यूस किया था। स्टेटमेंट नंबर 1 ये बोल रही है। और स्टेटमेंट नंबर 2 है द निजाम ऑफ हैदराबाद वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू एक्सेप्ट दिस अलायंस। तो देखिए डलहौजी नहीं लाया था, वेल्सले लाया था ने, ठीक है, याद रखेंगे, वेल्सले लाया था 1798 में, ओके। तो 1798 में आया था और बिल्कुल दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, द निजाम ऑफ हैदराबाद वाज द फर्स्ट रूलर, ठीक है, फर्स्ट इंडियन रूलर टू एक्सेप्ट द अलायंस, ओके। तो करेक्ट बताएंगे तो ओनली 2। अब देखिए ये सब्सिडरी अलायंस क्या होता है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ब्रिटिश रूलर्स जो थे वो सब्सिडरी अलायंस में एक ऐसा सिस्टम बना दिया था उन्होंने कि उन्हें इंडियन ट्रूप्स को हटाकर वो अपने ट्रूप्स को वहां पे लगाते थे, ठीक है, इंडियन की टेरिटरी में, ओके। फिर उस राजा को उनके सारे ट्रूप्स का खर्चा उठाना पड़ता था, मतलब बहुत बर्डन होती थी उनके ऊपर, ओके। फिर इनकी एक और शर्त थी कि कोई भी अलायंस करोगे तुम किसी भी दूसरे के साथ, दूसरे राजा के साथ, तो वो हमारी परमिशन के बिना नहीं होगा, ठीक है। अब इस तरह से क्या हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने पूरे इंडिया पे कंट्रोल बना लिया, पूरे इंडिया पे अपनी आर्मी लग गई, ओके। तो फिर इस तरह से इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, इन्हें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ इससे, ठीक है। डिटेल में पढ़ना होगा तो बैच लॉन्च होगा, ठीक है, इन क्लासेस के बाद 25 क्लासेस के बाद, तो वहाँ पे डिटेल में सारी चीज़ें कवर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ओके। हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2024 फॉर देयर वर्क ऑन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। तो कौन है वो? ऑप्शन सी हैन कैंग, ओके, याद रखेंगे, ये कुछ वन लाइनर्स होते हैं आपको याद रखने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट द विंबलडन चैंपियनशिप 2024। तो वो है हमारे कार्लोस भैया, ओके। ऑप्शन सी सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ज्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के, तो ध्यान से देखेंगे। ऑन कॉन्स्टिट्यूशन डे 2024 प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, मुर्मू, ओके, रिलीज द डिजिटल वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 9 लैंग्वेजेस, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो 9 लैंग्वेजेस में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का वर्जन डिजिटल लॉन्च किया है, तो इस बार नई लैंग्वेज कौन सी थी? तो वो हिंदी थी, तमिल थी, संस्कृत थी या बोडो थी? तो वो थी ऑप्शन नंबर डी, बोडो, ओके। तो याद रखेंगे इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशन डे कब आता है, ओके। 7th क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ एज्यूम्ड द G20 प्रेजिडेंसी फॉर द ईयर 2025। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ओके। तो वो ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया या USA? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, साउथ अफ्रीका। चलो क्वेश्चन नंबर 8 है हु फाउंडेड द आर्य समाज इन 1875। देखिए आर्य समाज का फाउंड हुआ था 1875। क्वेश्चन में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या ईश्वर चंद्र विद्यासागर? तो वो थे हमारे दयानंद सरस्वती जी जिन्होंने इसको फाउंड किया था। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI इज लोकेटेड इन, हेडक्वार्टर कहाँ है RBI का? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ भी चुका है SSC से कई बार, ठीक है। न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई? तो वो है मुंबई में भाई, याद रखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अर्थ्स इंटीरियर। द कोर इज द इनर मोस्ट लेयर एंड इज मेड अप ऑफ मेनली निकल एंड आयरन। नीफे, जिसे शॉर्ट ट्रिक है याद रखने की, ठीक है, नीफे, निकल और आयरन, आयरन का सिंबल Fe होता है ना। द क्रस्ट इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्रस्ट जो है वो थिनेस्ट है, ओके। थिकेस्ट कौन सी है? मेंटल है, ठीक है। और क्रस्ट किसका बना होता है? सियाल, मेंटल सीमा, और आपका कोर जो है वो नीफे। सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मैंगनीज, ओके, निकल, फेरस, इस तरह से। तो करेक्ट बताना है तो ओनली वन, ऑप्शन ए। चलिए 11th क्वेश्चन है हु रोट द फेमस बुक अर्थशास्त्र। कालिदास,
बनावट्टा, चाणक्य, या देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य। ठीक है। 12th क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू जैनिज्म द फर्स्ट तीर्थंकरा वाज ऋषभनाथा। ठीक है। महावीरा अटेंड निर्वाणा एट पवापुरी। तो करेक्ट बताना है आपने कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट्स है दोनों, बोथ 1 एंड 2। रिगार्डिंग द स्पीकर ऑफ लोकसभा, देखिए ही या शी डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। मनी बिल कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 110, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। और स्टेटमेंट नंबर 2 है, ही और शी डज नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टांस बट एक्सरसाइजेज अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ अ टाई। ठीक है, करेक्ट बताना है आपको। तो दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। देखिए जो स्पीकर होता है लोकसभा का, वही डिसाइड करता है कि ये बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं है। ओके, बट विद द प्रायर विद द प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, या रिकमेंडेशन। तो देखिए दूसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। जो स्पीकर होता है वो पहले वोट नहीं करता है, पर अगर टाई हो गया, किसी को स्पीकर बनाना है, ओके 50 मेंबर्स ने वोट कर दिया इधर से, 50% ने उधर से कर दिया, फिर टाई हो गया, फिर वोट करेगा वो। ठीक है, किसी भी बिल पे या किसी भी चीज़ पे। तो ऑप्शन सी आपका सही हो गया, बोथ 1 एंड 2। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्लड। रेड ब्लड सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड और प्लाज्मा मेक्स अप द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्लड वॉल्यूम। देखिए रेड ब्लड सेल क्लॉटिंग नहीं करते हैं। क्लॉटिंग कौन करता है? प्लेटलेट्स करते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स मैंने कल भी बताया था आपको। ओके, और जो प्लाज्मा होता है वो सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट पूछा है तो ओनली 2। सबसे ज़्यादा कौन है? प्लाज्मा है जी। उसके बाद आरबीसी और सबसे कम डब्ल्यूबीसी। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, विद रेफरेंस टू द क्विट इंडिया मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग। ओके, इट वॉज लॉन्च्ड इन अगस्त 1942 और द स्लोगन डू और डाई वॉज गिवन बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग दिस मूवमेंट। करेक्ट बताना है। तो बिल्कुल अगस्त 1942 को इसे लॉन्च किया गया था और महात्मा गांधी ने स्लोगन डू और डाई बिल्कुल क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे ही दिया था। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर आ जाएगा। वट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। देखिए इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होती है नाम्स में। सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट सोडा का याद रखेंगे। ठीक है, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए सोडियम तो आपको पता होगा कि आएगा ही आएगा। ठीक है, तो बेकिंग में बी आ रहा है तो बाइकार्बोनेट। ओके, इस तरह से याद रखो। द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। जो 10वां शेड्यूल है वो किससे डील करता है? तो पंचायती राज है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, लैंड रिफॉर्म्स है। तो एंटी डिफेक्शन से करता है। ठीक है, 10th शेड्यूल को 52nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, 52nd अमेंडमेंट से, और ये कब हुई थी? 1985 में हुई थी। ठीक है, अब देखिए पंचायती राज 11th शेड्यूल में है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल में है। ओके, तो इन सबको आपने याद रखना है। तो वैसे तो एक ट्रिक भी होती है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, बट वो उतनी कुछ कारगर ट्रिक नहीं है। मैं आपको अच्छे से याद करवाऊंगा जब हम बैच में इन क्लासेस को पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, अभी आप इतना याद रख लीजिए। 11th शेड्यूल में होता है पंचायती राज, 10th में होता है एंटी डिफेक्शन लॉ। चलिए मैं बता ही देता हूँ आपको। देखिए जो फर्स्ट शेड्यूल होता है वो होता है यूनियन एंड टेरिटरीज के ऊपर। ओके, यूनियन एंड टेरिटरीज। सेकंड 2 नंबर की कमाई, इस तरह से याद रखेंगे। 2 नंबर की कमाई कौन करता है? जितने भी मतलब देखिए सेकंड शेड्यूल में आएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स। ठीक है, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन। ओके, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ठीक है, जजेस आएंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के, और आएगा सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, तो जितने भी मैंने आपको अभी नाम बताए ना, ये सारे सेकंड शेड्यूल में आते हैं और इनकी सैलरीज और एमोल्यूमेंट्स के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, मतलब एमोल्यूमेंट्स याद रख लो, मतलब 2 नंबर की कमाई। 3 नंबर से झूठी कस्में, ओथ एंड अफर्मेशन, जिनकी सेकंड में है वही लगभग थर्ड में भी है। ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क है, डिटेल में बैच में बता दूंगा, बट आप इतना याद रख लो। 4th, कुर्सी की कितनी टांगे होती हैं? 4 होती हैं, तो सीट्स ऑफ राज्यसभा। ओके, 5th शेड्यूल में, 5th शेड्यूल बेसिकली ट्राइब्स के ऊपर था। ठीक है,
और ट्राइब्स कौन डिसाइड करता है, कौन से एरिया को ट्राइबल बनाया जाएगा, वो करते हैं प्रेसिडेंट। ओके, इसमें 10 स्टेट्स हैं, वो 10 स्टेट्स आपको बताएंगे। 6th में भी मतलब वही है, ट्राइबल एरियाज का ही है, पर इसमें कौन सी 4 स्टेट्स हैं, AM, TM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, अब देखिए मणिपुर नहीं है, याद रखें, कई बार कंफ्यूज भी होते हैं। तो ठीक है, 7th है। ठीक है, 7th में 3 लिस्टें हैं आपकी, कौन कौन सी, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, और तीसरी है कनकरेंट लिस्ट। ओके, 8th में लैंग्वेजेस आपकी, जो मैंने अभी आपको बताया। 9th, देखिए सबसे पहले ओरिजिनली 8 ही शेड्यूल थे। ओके, उसके बाद 4 शेड्यूल्स को ऐड किया गया। 9th में कौन सा है, जमींदारी सिस्टम के ऊपर है 9th शेड्यूल हमारा। ओके, 10th है आपका जी एंटी डिफेक्शन, अभी बताया मैंने आपको। 11th है पंचायती राज, PR। ठीक है, पंचायती राज। और 12th है आपका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, MC। ये चारों हमारे किसी ना किसी अमेंडमेंट से ऐड हुए हैं, वो हम धीरे धीरे देखेंगे। ठीक है, एक अमेंडमेंट्स के ऊपर मैं आपको पूरी क्लास ही ले आऊँगा, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं वो सब बता दूंगा आपको एक ही क्लास में। ओके, तो ये हमारे कुछ शेड्यूल्स थे। देखिए जो 10th शेड्यूल था वो एंटी डिफेक्शन लॉ है, और लैंड रिफॉर्म्स वाला कौन सा है, 9th है आपका, अभी बताया मैंने आपको। ओके, अब देखिए विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट किसे बोला गया, वीनस, जुपिटर, मार्स, सैटर्न। मार्स सबको पता है, ठीक है, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, लार्जेस्ट। और वीनस क्या है, वीनस को ट्विन बोला जाता है, किसका, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ। ठीक है, और वीनस क्या है, सबसे हॉटेस्ट भी है। क्यों है हॉटेस्ट, जबकि पास तो मरकरी है ना। हॉटेस्ट क्यों है, कमेंट में बताएंगे आप। ओके, कमेंट में बताएंगे हॉटेस्ट क्यों है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो डलहौजी है, देखिए लॉर्ड काट दीजिए इनमें से। ओके, डलहौजी, रिप्पन, कर्जन, लिटों। ओके, तो वो है रिप्पन हमारा काय का भाई, होगा किसी का। ठीक है, अब देखिए एक और चीज़ बता दूं आपको, जो वीनस और यूरेनस हैं, ठीक है, ये ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं, और जो इनके अलावा जितने भी प्लैनेट्स हैं वो वेस्ट टू ईस्ट। ओके, ये एक मेन चीज़ है, याद रखेंगे। ओके, तो चलिए रिप्पन आ गया इसका फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। 20th क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस। कौन सा कॉन्टिनेंट है वो। अब देखिए एशिया से क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, बिल्कुल होती है, बट इक्वेटर पास होता है, होता है। ओके, होता है क्या, बिल्कुल जी, इंडोनेशिया से होता है। ठीक है, बट कैप्रिकॉर्न पास होती है, बिल्कुल नहीं होती, तो ऑप्शन है एलिमिनेट। साउथ अमेरिका भाई कितना नीचे है, वहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो सकती है, नहीं हो सकती। ऑस्ट्रेलिया तो बहुत ज़्यादा नीचे है, तो वो ऑप्शन बी होगा, अफ्रीका। देखिए अफ्रीका का जो मैप है ना, वर्ल्ड मैप, अब देखिए वैसे तो USA के अंडर आ रहा है या UK के अंडर आ रहा है उस टाइम पे, ठीक है, तो अफ्रीका का मैप जहाँ तक मुझे लगता है वो थोड़ा सा नीचे बताया जाता है मैप्स में, वर्ल्ड मैप्स में। बट असल में देखिए आप खुद आइडिया लगाइए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास हो रही है अफ्रीका से। ठीक है, तो अफ्रीका यूरोप के लगभग बराबर में है। ओके, मतलब यूरोप और अफ्रीका में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं ऊपर नीचे का। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी अगर वहाँ से पास हो रही है और कैप्रिकॉर्न भी पास हो रही है, तो उसे दरअसल नीचे दिखाया जाता है। वैसे सोचने में लगेगा कि कैप्रिकॉर्न ही पास हो रही, कैंसर कहाँ पास होगी अफ्रीका से, बट होती है, और मैप्स में हमें वो इजीली दिखता नहीं है वैसे। ओके, हमें लगता है कि अफ्रीका नीचे होगा, बट ऐसा नहीं है, वो यूरोप के लगभग बराबर है। ओके, चलिए मैं एरिया में बात नहीं कर रहा कि यूरोप के बराबर है, मैं ये बोल रहा हूँ कि आमने सामने है लगभग वो। ओके, देखिए विद रेफरेंस टू ऑप्टिकल फाइबर्स कंसिडर द फॉलोइंग। देखिए ऑप्टिकल फाइबर मैंने किसका एग्जांपल बताया था आपको, TIR का, जो हम क्लास करते हैं ना पहले, उसी से रिलेटेड आगे उनका एक्सपेंशन होता है क्वेश्चंस में लगभग। ओके, उन्हीं क्वेश्चन से थोड़ा और डिटेल में चलते हैं हम आगे। ठीक है, तो TIR का मैंने एग्जांपल बताया था, एक मैंने बताया था SOM, सोम से बताया था ना इसकी शॉर्ट ट्रिक, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, ऑप्टिकल फाइबर और मिराज इफेक्ट। ठीक है, तो देखिए दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके, TIR पे करता है, TIR डेंसर टू रेयरर, और डेंसर टू रेयरर कैसे बताया था मैंने, DRA। ठीक है,
डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, और सेकंड स्टेटमेंट है दे आर यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशंस बिकॉज दे हैव वेरी हाई सिग्नल लॉस। हाई सिग्नल लॉस? बिल्कुल नहीं भाई, लो सिग्नल लॉस होगा। अगर हाई सिग्नल लॉस होगा तो इसे यूज ही क्यों करते हैं टेलीकम्युनिकेशन में। ओके, तो ये थोड़ी कॉमन सेंस लगानी, अगर आपको थोड़ा आइडिया भी नहीं है क्वेश्चन का तब भी बनते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो करेक्ट बताना है तो ओनली वन। अगर हाई सिग्नल लॉस हो जाएगा तो कम्युनिकेशन में यूज ही क्यों करते भाई उसे। ओके, देखिए इन स्टेटमेंट्स में उलझाता है एग्जामिनर आपको, बट आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है वहाँ पे। चलिए, द COP29 क्लाइमेट समिट 2024 वाज हेल्ड इन विच सिटी? दुबई, बाकू, ग्लासगो, रियो दी जेनेरियो। तो बाकू जो अजरबैजान की कैपिटल है, ठीक है, तो वहाँ पे हुई थी, याद रखेंगे। COP29, COP30 कहाँ हुई है बताएंगे कमेंट सेक्शन में। कमेंट भी किया करो भाई, शेयर भी किया करो, लाइक भी किया करो, सब्सक्राइब भी किया करो भाई। ग्रो करना है चैनल, अभी इनिशियल स्टेज पे है तो सपोर्ट करो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 है हु इज द करंट एज ऑफ 2024-25 सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बहुत सारा चांसेस है कि ये आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो रट्टा मार लो, याद कर लो, कुछ भी कर लो, पर कर लो, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। इस तरह से कुछ पढ़ते होंगे भाई, से मुझे भी पढ़ना नहीं आ रहा है ये तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है इन विच लैंग्वेज वर द ओरिजिनल बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जो कि है रिटन, ठीक है, त्रिपिटकस। ओके, त्रिपिटकस कौन सी लैंग्वेज में है ये? पाली, प्राकृत, ब्राह्मणी, संस्कृत, ये है हमारे पाली में। ओके, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। पाली प्राकृत देख के कंफ्यूज मत हो ना, मैं भी हो गया था एक मिनट के लिए तो यार वैसे, ठीक है, पर पाली में है, याद रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशियन। देखिए मुझे भी पता नहीं था जब मैंने क्वेश्चन बनाया, सच बात बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, बट जैसे मैंने इसके ऑप्शंस देखे मुझे पता लग गया कि क्या आंसर होगा इसका। अब देखिए बैरोमीटर है, फैथोमीटर है, एनीमोमीटर है, ऑडोमीटर है। अब देखिए सबसे पहले बेसिक है ऑडोमीटर। ऑडोमीटर कहाँ होता है? व्हीकल्स में होता है ना, जो स्पीड बताता है हमें। ओके, अब बैरोमीटर मैंने फिजिक्स पढ़ी है तो वो प्रेशर मेजर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। एनीमोमीटर विंड की स्पीड के लिए यूज होता है, ठीक है, और ऑडोमीटर स्पीड ऑफ व्हीकल, ठीक है। तो बचा क्या? ऑप्शन बी यही होगा। अब से याद भी रख लो कि फैथोमीटर यूज होता है। ओके, तो चलिए इसी के साथ हमारे आज के 25 क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं भाई। और यार प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है, और लाइक भी करो वीडियो को फटाफट से, और शेयर भी करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख पाएँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कल हम 2 लेक्चर्स को करेंगे, लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 9। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।